127 नंबर क्वेश्चन है चैप्टर 4 से इकोनॉमिक्स। निवल आर्थिक कल्याण नेट इकोनॉमिक्स वेलफेयर की गणना करते समय निम्नलिखित मदों में से किसे जीएनपी में से घटाया जाता है। तो जब भी निवल आर्थिक कल्याण की गणना करते हैं तो जीएनपी में से शहरी जीवन के भीड़ के समायोजन को घटा देते हैं। शहरी जीवन की भीड़ के लिए समायोजन शुद्ध आर्थिक कल्याण न्यू यह आर्थिक कल्याण को मापने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है। न्यू इक्वल टू होता है जीएनपी प्लस गृहिणियों की सेवाओं का मूल्य प्लस अवकाश मूल्य माइनस रक्षा व्यय पर्यावरण की लागत, उसमें से माइनस कर देंगे। राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटा दी जाए तो वह डैश होता है, तो वह राजस्व घाटा होता है। राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटा दी जाएं तो वह राजस्व घाटा होता है। राजस्व घाटा एक वित्तीय वर्ष में राजस्व आय पर राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है। बजट घाटा इक्वल टू सरकार द्वारा कुल व्यय माइनस सरकार की कुल आय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बाह्य कारण का प्रभाव सदैव धनात्मक होता है, कभी कभी ऋणात्मक भी हो सकता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय का अर्थ स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय है, ये तो सही है, तो इसमें ओनली ए सही है। बाह्यताएं किसी आर्थिक गतिविधि के तीसरे पक्ष पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को संदर्भित करती हैं जो सीधे लेन देन में शामिल नहीं होते हैं। सकारात्मक बाह्यता इससे केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को लाभ होता है। उदाहरणों में शिक्षा, टीकाकरण, सार्वजनिक पार्क, प्रदूषण। नियंत्रण आदि शामिल हैं। नकारात्मक बाध्यताएं जब किसी आर्थिक गतिविधि का लाभ किसी तीसरे पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जो लेन देन में शामिल नहीं होता है। उदाहरणों में प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, धूम्रपान, अत्यधिक मछली पकड़ना, वनों की कटाई आदि शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। तो इनकम टैक्स आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। यह एक प्रकार का कर है जो सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा प्राप्त आय पर लगाती है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी ऊपर अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, तो ये डी नंबर। सांकेतिक जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर जिसे इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर के नाम से भी जाना जाता है मुद्रास्फीति का एक संकेतक है। यह जीडीपी में वार्षिक वृद्धि को मापने में मदद करता है। किस केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा की गई थी। तो 2015-16 में की गई थी। NIIF देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए स्थापित एक सरकार समर्थित इकाई है। मुख्यालय मुंबई में है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट विभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल। डैश व्यय और डैश प्राप्तियां सरकारी बजट द्वारा दर्शाई जाती हैं। तो अनुमानित व्यय और अनुमानित प्राप्तियां सरकारी बजट द्वारा दर्शाई जाती हैं। बजट होता क्या है। वार्षिक वित्तीय विवरण, ये अनुच्छेद 112 में वर्णित है। किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण। बजट में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ाने के तरीके और उपाय, उस वर्ष में किसी भी घाटे या अधिशेष के कारणों के साथ उस वर्ष की वास्तविक आय और व्यय का विवरण, अगले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति, कर प्रस्ताव, आय की संभावनाएं, व्यय कार्यक्रम और नई योजनाओं की शुरुआत शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है। तो पेंशन जो है वो भुगतान का उदाहरण नहीं है। कारक भुगतान यह उत्पादन के 4 कारकों द्वारा अर्जित पारिश्रमिक का कुल योग है। भूमि के लिए किराया दिया जाता है, श्रम के लिए मजदूरी का भुगतान किया जाता है और पूंजी के लिए ब्याज का भुगतान किया जाता है। लाभ उद्यमिता के लिए भुगतान। राष्ट्रीय आय लेखांकन में GVA का अर्थ क्या है। ग्रॉस वैल्यू एडेड है GVA का अर्थ। ग्रॉस वैल्यू एडेड
एक महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक संकेतक जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले इनपुट और कच्चे माल की लागत में कटौती के बाद अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस उत्पादों पर सब्सिडी माइनस उत्पादों पर कर। देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर डैश कहलाते हैं। उत्पादित वस्तुओं पर लगाया गया कर उत्पादन कर कहलाएगा। सीमा शुल्क क्या होता है? यह किसी देश की सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा आयात और निर्यात पर एकत्र किया जाने वाला कर है। एंटी डंपिंग शुल्क विदेशी देशों में निर्मित आयात पर लगाया जाने वाला एक टैरिफ है जिसकी कीमत घरेलू बाजार में समान वस्तुओं के उचित बाजार मूल्य से कम होती है। यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य डैश होगा, धनात्मक होगा। सकल प्राथमिक घाटा क्या होता है? जब सकल राजकोषीय घाटे में से शुद्ध ब्याज देनदारियां घटा देते हैं तो सकल प्राथमिक घाटा निकल आता है। घाटा क्या होता है? वह राशि जिससे बजट में किया गया खर्च कमाई से अधिक हो जाता है जिसको घाटा बोलते हैं। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? तो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 में पेश किया गया था। प्रत्यक्ष कर यह सीधे कर लगाने वाले प्राधिकरण को भुगतान किया जाता है। यह व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा अर्जित कर योग्य आय पर लगाया जाता है। उदाहरण आयकर, वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर और संपत्ति पर कर, निगम कर, उपहार कर, विरासत कर। यदि अर्थव्यवस्था में n फर्में हैं जिनमें से प्रत्येक को 1 से n तक क्रम संख्या दी गई है तो उत्पाद विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को डैश के रूप में लिखा जा सकता है। जीडीपी को ऐसे लिखा जा सकता है जीवीए 1 से जीवीए n तक, जहां जीवीए फर्मों द्वारा जोड़े गए सकल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। मूल्य वर्धित उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। किसी फर्म का मूल्य वर्धित मूल्य फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस फर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है। मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर $1 बराबर 55 रुपये है और अब यह विनिमय दर बढ़कर $1 बराबर 60 रुपये हो जाती है। तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ? अवमूल्यन हुआ। मुद्रा का अवमूल्यन एक या अधिक विदेशी संदर्भ मुद्राओं के संबंध में किसी देश की मुद्रा के मूल्य का नुकसान है। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो विषय है वो राष्ट्रीय आय के सिद्धांत पर आधारित है। मैक्रो इकोनॉमिक्स यह बताता है कि समग्र रूप से अर्थव्यवस्था कैसे संचालित होती है और राष्ट्रीय आय और रोजगार के स्तर को उत्पन्न करने के लिए कुल मांग और आपूर्ति का उपयोग कैसे किया जाता है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कारक लागत और बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की रिपोर्ट करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण ASI और अखिल भारतीय आर्थिक जनगणना भी संकलित करता है। यह रोजगार, उपभोक्ता व आवास की स्थिति, पर्यावरण, साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण पर डेटा एकत्र करने के लिए राष्ट्रव्यापी नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO 1950 में स्थापित हुआ को 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बनाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय 1951 में स्थापित CSO के साथ विलय कर दिया गया। अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का कर एक स्वतः स्थिरक के रूप में कार्य करता है? तो अनुपातिक कर एक स्वतः स्थिरक के रूप में कार्य करता है। अर्थव्यवस्था में अनुपातिक आयकर एक स्वचालित स्थिरीकरणकर्ता के रूप में कार्य करता है। एक आघात अवशोषक क्योंकि यह प्रयोज्य आय बनाता है और इस प्रकार उपभोक्ता व्यय GDP में उतार चढ़ाव के प्रति कम संवेदनशील होता है। जब GDP बढ़ता है तो आयकर प्रयोज्य आय को कम करता है जिससे अत्यधिक व्यय सीमित हो जाता है। मंदी के दौरान आय में तेजी से गिरावट नहीं आती है और खपत में उतनी गिरावट नहीं आती क्योंकि कर देयता तय हो गई है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय के समिति के अध्यक्ष है? तो PC महालनोबिस भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष। राष्ट्रीय आय समिति NIC 1949 ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की
और आंकड़े संकलित किए। NIC के सदस्य VKR राव और DR गडगिल थे। एक किसान के उत्पादन और उसके खेत की खपत के बीच अंतर को डैश के रूप में जाना जाता है, विपणन योग्य अधिशेष के रूप में जाना जाता है। उपभोक्ता अधिशेष यह तब होता है जब उपभोक्ता किसी उत्पाद या सेवा के लिए जो कीमत चुकाते हैं वह उस कीमत से कम होती है जो वे भुगतान करने के लिए तैयार होते हैं। घरेलू उपभोग उत्पाद और सेवाएं जो उन्हें बनाने वाले देश में खरीदी और उपयोग की जाती हैं। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? तो 13% थी। 1950-51 में कृषि क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 59% का योगदान दिया था और सेवा क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 28% योगदान दिया था। निम्नलिखित में से किस वस्तु को GST से छूट प्राप्त है? तो मानव उपयोग के लिए शराब को जो है ना वो GST से छूट प्राप्त है। अन्य वस्तुओं एवं सेवा कर GST के अंतर्गत न आने वाली वस्तुएं पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, विमानन टरबाइन ईंधन, कच्चा तेल, बिजली और प्राकृतिक गैस। पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की दृष्टि से लागत को समायोजित करते हुए व्यक्त किया गया GDP क्या कहलाता है? ग्रीन GDP कहलाता है। हरित सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के मानक GDP के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास का एक संकेतक है। कारक भुगतान प्रवाह के निम्नलिखित में से कौन सा कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के आधार पर बनता है? तो आय वितरण कोष। आय वितरण कोष राष्ट्रीय आय एक उत्पादन वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी कारक आय, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ का योग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सकल घरेलू उत्पाद GDP का अनुमान लगाते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं पर विचार किया जाता है। तीनों ही इसमें सही हैं। GDP किसी देश में किसी विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। घर पर खाना बनाना या देखभाल करना जैसे अवैतनिक घरेलू काम मूल्यवान है लेकिन GDP में शामिल नहीं है क्योंकि इनका बाजार में कारोबार नहीं होता है।